हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। राइट। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश पता नहीं क्या चीज़ है। इंग्लिश एक हवा है, लंबे लंबे लेक्चर सुनते हैं। इंग्लिश का स्टार्ट कहाँ से है, इंग्लिश का एंड कहाँ पे है। समझ में नहीं आता कुछ, ये पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट और ये लंबे लंबे लेक्चर। सो उनसे गुजारिश है कि अपने ये जो 1 घंटा आने वाला है, ये वक्फ कर दें अपना ये लेक्चर सुनने के लिए। 1 घंटे के बाद एग्जैक्टली इंशाल्लाह आपको इंग्लिश की समझ आ जाएगी, अल्लाह ताला से उम्मीद है। और आप फिर उसके बाद आर्टिकल लिखें, कुछ लिखें, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं इंग्लिश के। और अ, उनके लिए भी ये लेक्चर है कि आपने ये लेक्चर पूरा सुनना है 1 घंटा सिर्फ। जो काम एक माह का है या 1-2 माह का है, वो तकरीबन आपको ये 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा। बल्कि 1 घंटा तो ज्यादा है, लेकिन पूरी चीज कन्वे करने के लिए आपको ये कमोबेश 1 घंटा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपने पूरा सुनना है। चीज सुननी है तो पूरी सुननी है, नहीं सुननी तो बिल्कुल नहीं सुननी। आधी चीज का फायदा नहीं होता। आपने लेक्चर को पूरा सुनना है। लेक्चर के अंदर आपको इंग्लिश के स्टार्ट कहाँ है, एंड कहाँ है, एक एक चीज इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। सो ये जूस है इंग्लिश का। जिस तरह एक शहद की मक्खी है, जब वो मुख्तलिफ फूलों पे जाती है, उसका रस चूसती है, उसे एक जगह पिला के इकट्ठा कर देती है। सैकड़ों मक्खियां ये काम करती हैं, उससे फिर शहद फिर हम लोग खाते हैं, उसके अंदर शफा है। तो इसी तरह ये लेक्चर जो है, शफा तो नहीं, इसे दवाई कहेंगे। कि ये आप एक बार सुन लें, ये आपको इंशाल्लाह वो हो जाएगा। देसी घी है ये जिस तरह दूध का जो है, कहते हैं क्रीम है, उसके अंदर क्रीम के बाद देसी घी है, तो देसी घी है ये इंग्लिश का। आपने इसको सारे को सुनना है, और सारे को सुनने के बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि वो एक चीज जिसके बाद ये लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करें या थोड़ा सा आप करें। लेक्चर में एक्सरसाइज भी मैं ही करूंगा, आपने सिर्फ सुनना है और कुछ भी नहीं करना। राइट। सो चलते हैं जी अब लेक्चर की तरफ। अच्छा, एक चीज आपको लाजमी कहूँ कि आपने लेक्चर सुनने के बाद इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी करना है। ये लाइक सब्सक्राइब ये तो आप कर लेंगे, लेकिन आप शेयर करते हुए थोड़ा सा आप झिझकेंगे। शेयर लाजमी करना है। जिस तरह आप खाने को लाजमी समझते हैं, इसी तरह इसको भी आपने लाजमी करना है। खाने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाना अगर आप नहीं खाते तो आप, क्या होगा कि डेथ हो सकती है। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो इसकी भी डेथ हो सकती है। आप तक ही रह जाएगा, दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। तो एक को करें, दो को करें, तीन को करें, कुछ भी नहीं लगेगा आपका। लेकिन ये है कि ये जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने एक मकान बनाना है। इंग्लिश की एग्जांपल आप एक मकान किसी ले लें। ठीक है जी, मकान में क्या चीजें हैं, सबसे पहले बेस है। सबसे पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद चार दीवारें बनाते हैं। उसके बाद फिर लेंटर डालते हैं। ये काम हमने इंग्लिश के हिसाब से हमने इस तरह करना है। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, जिसे हम नींव भी कहते हैं। उसके बाद दीवारें खड़ी करेंगे, उसके बाद लेंटर डालेंगे। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ सुने। चलते हैं लेक्चर की तरफ। राइट। अच्छा जी, सबसे पहले हम 4 ईंटों की बेस बनाते हैं। मकान जिस तरह बेस बेस में क्या होता है, बेस में होता है कि मुख्तलिफ तरीके हैं बेस बनाने के। पहले कुछ लोग 9 ईंटें रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, पहले 4 ईंटें ही रखेंगे। राइट। आपको, अच्छा ये टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। बस यही सारी इंग्लिश है, आपने इनको समझ लेना है। टेंस की डेफिनेशन आपको पता चल गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, अ, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं काम करता हूँ, आप काम करते हैं, हम काम करते हैं, वो काम करते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, जानवर भी काम करते हैं, वो सब के सब सब्जेक्ट के अंदर आएंगे।
एग्जाम्पल, असलम, असलम भी अगर काम करता है तो असलम, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, जो लोग भी काम करते हैं वो सब्जेक्ट में आते हैं। और इसके बाद वर्ब है। वर्ब क्या है? काम और वक्त के कॉम्बिनेशन को वर्ब कहते हैं। कैसे? ये सॉरी, ओके, काम और वक्त के कॉम्बिनेशन को वर्ब कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, काम, ईट, एट, ईटन। खाना काम है ना जी। ईट, सोना भी काम है, जागना भी काम है, स्कूल जाना भी काम है, तो उतरना भी काम है, चढ़ना भी काम है। ये जितने भी काम है ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है जी। और वक्त की एग्जाम्पल आप ले लें, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शेल, विल। ये वक्त की एग्जाम्पल आप वर्ब के साथ लगा लें। आपने वक्त वर्ब को इस तरह याद करना है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की मदद करे। ठीक है जी। अब उसमें क्या आ जाता है? जो वर्ब की मदद करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक एग्जाम्पल उसकी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, बी, बीन। ये हेल्पिंग वर्ब की आप डेफिनेशन और साथ इसको इसकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं वो याद कर लें। थोड़ा सा सिंपल सी है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए इसे ऑब्जेक्ट या मफूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो कंप्यूटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं सेब खाता हूँ तो सेब क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर टेबल पे पड़ा हुआ है तो टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे काम हो रहा है। इसी तरह दीवार है, दीवार पे भी काम हो सकता है, पेंट करते हैं, जो भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट है। जिस पर भी काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल इसकी, एप्पल, चेयर, टेबल, वॉल, ईटीसी, राइट। तो ये अ, इनको एक बार वाइज कर लेते हैं। Oh my God. अच्छा जी, रिवाइज, जस्ट अ सेकंड होल्ड। अच्छा जी, ये हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन कर लीजिए। और क्या है? अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, इस सब्जेक्ट की कर ली। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट या उर्दू में फाइल कहते हैं। वर्ब की डेफिनेशन, काम प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की मदद करे। इसी तरह ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट या मफूल कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपको याद हो गई यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, आगे भी कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब आ जाए, ओके, राइट। अच्छा, ये छोटी छोटी सी हैं, 4 ईंटें हैं, इसे साथ कर लेते हैं, बेस जरा ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सिंपल याद करना है। प्रेजेंट, आज, यानी कि मौजूदा जमाने को कहते हैं, हाल को कहते हैं। पास्ट, गुजरा हुआ माजी, कल को कहते हैं, माजी को कहते हैं। और फ्यूचर, आने वाला कल या मुस्तकबिल को कहते हैं। तो ये हमारी बेस जरा स्ट्रांग हो गई, हमारी बेस यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब हमने दीवारें खड़ी करनी है 12 ईंटों की, राइट। 12 ईंटों की हम दीवार खड़ी करते हैं, कैसे? वो भी याद है। अच्छा जी, राइट, ओके। अच्छा जी, चलें इसमें शुरू करते हैं। इन्हें टेंसेस कहते हैं। हमने दीवार खड़ी करने तो हमने ईंटें कह दी। तो ये 12 ईंटों की हम दीवार करने लगे हैं, 12 टेंसेस हैं, राइट। प्रेजेंट, मौजूदा जमाना। इनडेफिनेट, गैर यकीनी, जिस पर यकीन ना हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है? मौजूदा जमाना में गैर यकीनी काम को प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं।
मिसाल के तौर पे आपका एक दोस्त है, एग्जाम्पल है, ठीक है जी, उसका नाम असलम है। वो आपके पास आता है, वो कहता है मैं सेब खाता हूँ। तो आपको तो यकीन नहीं है कि वो सेब खाता है या नहीं खाता। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो असलम सेब खाता है इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमने जो भी पढ़ा, ठीक है जी। सब्जेक्ट इसमें असलम है, या सब्जेक्ट काम करने वालों को कहते हैं। तो असलम काम ने काम किया, सेब खाया, तो वो सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, अ, हमने अभी बताया था कि वो पढ़ अभी सीखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेब है। जो चीज जिस पे काम किया जाता है, तो सेब पे काम हुआ तो सेब ऑब्जेक्ट है। और ठीक है, एप्पल इंग्लिश में उसे कहते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब हमने कहा था कि काम को हम वर्ब कहते हैं, काम और वक्त कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे काम क्या है, अ, खाना, ईट्स, इंग्लिश में ईट्स कहते हैं। तो असलम सेब खाता है, असलम ईट्स एप्पल। ये एस को जेन से निकाल दें, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि एस कहाँ से आया, राइट। अच्छा जी, आगे चलें। ये हमारा एक ईंट हमारी रखी गई, ठीक है, एक टेंस हमारा मुकम्मल हो गया। आगे आ जाए। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट गुजरा हुआ जमाना, इंडेफिनिट गैर यकीनी। गुजरे हुए जमाने में गैर यकीनी काम को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब आपका दोस्त कहता है कि मैंने सेब खाया, ठीक है, तो ये गुजरे हुए जमाने में गैर यकीनी काम है, तो इसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। असलम ने सेब खाया इज पास्ट इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, असलम, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल, और साथ इसके वर्ब क्या है, एट। इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो इसमें एट लगाएंगे। असलम ने सेब खाया, असलम एट एप्पल इज पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारी दूसरी इंट भी रखी गई, ठीक है। दूसरा टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर आने वाला जमाना, इंडेफिनिट गैर यकीनी। आने वाले जमाने में गैर यकीनी काम को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। अब आपका दोस्त आपसे कहता है मैं सेब खाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। असलम सेब खाएगा इस फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सॉरी, असलम, ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल, और वर्ब क्या है, सॉरी विल, गा, इंग्लिश में इसे विल कहेंगे। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और वर्ब क्या है इसमें, ईट। सो असलम सेब खाएगा, असलम विल ईट एप्पल। और लफ्ज बाई लफ्ज भी इसका कर सकते हैं, असलम गा खाए सेब, ठीक है। असलम विल ईट एप्पल इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारी तीसरी इंट भी रखी गई, राइट। तीन टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा जमाने को, कंटिन्यूअस जारी रहे, काम के जारी रहने को, ठीक है। मौजूदा जमाने में काम जारी रहने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है जी। इसमें अब आपका दोस्त कहता है मैं सेब खा रहा हूँ आपसे, तो असलम सेब खा रहा है इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, असलम, ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, है, वर्ब क्या है, खा रहा, ईटिंग, ठीक है। असलम इज ईटिंग एप्पल। मैं लफ्ज पे लफ्ज इसका तर्जुमा करता हूँ, असलम है खा रहा सेब, ठीक है। असलम सेब खा रहा है, असलम इज ईटिंग एप्पल, राइट। ये हमारी चौथी ईंट रखी गई। अच्छा जी, ये जो आईएनजी है इसका मतलब रहा, ठीक है। ईट खाना, ईटिंग खा रहा, ठीक है। इज है, ठीक है। लफ्ज भी आप इसका कर सकते हैं। तो ये हमारी फोर इंटें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके साथ आ जाए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट गुजरा हुआ जमाना, कॉन्टिन्यूस जारी है।
अब गुजरे हुए ज़माने में काम जारी है इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब अगर असलम सेब खा रहा है, सॉरी, गुजरे ज़माने में, तो गुजरे ज़माने में होगा असलम सेब खा रहा था, ठीक है। असलम, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम था, सॉरी, ऑब्जेक्ट एप्पल, था, वाज क्या? हेल्पिंग वर्ब, और खा रहा ईटिंग। असलम सेब खा रहा था, असलम वाज ईटिंग एप्पल, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। 5 इंडियन मुकम्मल हो गई। आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर आने वाला जमाना, कंटिन्यूअस जारी है, आने वाले जमाने में काम जारी है। असल में आपसे कहता है कि मैं सेब खा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आने वाले जमाने में वो काम कर रहा होगा। सो असलम सेब खा रहा होगा इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या है? असलम, और ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। एंड इसमें अच्छा, हाँ, होगा, विल बी, खा रहा, ईटिंग। असलम सेब खा रहा होगा, असलम विल बी ईटिंग एप्पल, ठीक है जी। अब यहाँ हमारी 6 इंटें रखेंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ठीक है। आगे आ जाए। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट शुरू हो गया। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा जमाना, परफेक्ट मुकम्मल हो चुका। मौजूदा जमाने में काम मुकम्मल हो चुका, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट गुजरा जमाना परफेक्ट मुकम्मल हो चुका। गुजरे जमाने में काम मुकम्मल हो चुका, इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कहते हैं आने वाला जमाना परफेक्ट मुकम्मल हो चुका, आने वाले जमाने में काम मुकम्मल हो चुका है, इसको फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। अब इसके अब अगेन आपका दोस्त आपसे कहता है जी मैं सेब खा चुका हूँ, मैं सेब खा चुका था, मैं सेब खा चुका हूँगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की कंटिन्यू रेस्पेक्टिवली एग्जांपल्स है। सो असलम सेब खा चुका है, असलम के सेब खा चुका था, असलम सेब खा चुका होगा, इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों में तीनों, अभी हमारी नेक्स्ट 3 इंटें हैं, टोटल 9 हो जाएंगी। अब इन सब में सब्जेक्ट क्या है? असलम, ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हैज। प्रेजेंट के लिए हैज, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव, राइट। हैज, हैड एंड विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब क्या है इसमें? ईटन, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 इंटें भी रखेंगी, टोटल हमारी इंटें होंगी 9। 9 टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे आ जाए। अब लास्ट जो 3 इंटें रह गई हैं वो करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मौजूदा जमाना, परफेक्ट मुकम्मल जारी है। मौजूदा जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है, और हो चुका था और जारी भी था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? आने वाले जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका था और काम अ, आने वाले जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका होगा और जारी भी होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अ, वही असलम, अच्छा, आप इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर टाइम को ऐड कर देते हैं। टाइम मतलब सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, टाइम की इसमें एडिशन हम करते हैं ये लास्ट 3 टेंसेस के अंदर। तो क्या है? असलम सुबह से सेब खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। असलम सुबह से सेब खा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। असलम सुबह से सेब खा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। अच्छा, ये आखिरी इंटें भी हमारी जो 3 थी, ये 12 इंटें हमारी कंप्लीट हो गई। अब आखिरी इनमें सब्जेक्ट क्या है? असलम, ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, हेल्पिंग वर्ब क्या है?
हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, तीनों के लिए। ठीक है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए विल हैव बीन। राइट जी। तो ये हमारा आखिरी जो से 3 सेंटेंस है। अच्छा जी, ये सुबह से, सुबह से मिनट में कंप्लीट कर लूं। अब इसमें वर्ब, अच्छा इसमें वर्ब क्या है? ईटिंग। असलम विल हैज बीन ईटिंग, असलम सेब खा रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। असलम सुबह से सेब खा रहा था, असलम हैड बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। असलम सुबह से सेब खा रहा होगा, असलम विल हैव बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। राइट। सो इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको? सिंपल से है, सिर्फ आखिरी 3 टेंसेस के अंदर टाइम का एडिशन है। सुबह से, शाम से, दोपहर से हम अपनी मर्जी से टाइम को ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ता है, हमें हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन लगाना पड़ता है। ठीक है जी। सो अदरवाइज ये दूसरी ये 4, 5, 6 और 10, 11, 12 ये एक ही तरह के टेंसेस हैं। सिर्फ इसमें टाइम की एडिशन है आखिरी 3 टेंसेस के अंदर। सो ये हमारी एक दीवार कंप्लीट हो गई। लेकिन अब ये ईंटें लगा तो गई, लेकिन ईंटें लगती हैं सीमेंट से। ये टेंसेस को याद रखना, कैसे रखना है, इसका तरीका क्या है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। वही सिंपल आपको 13 वर्ड्स याद करने हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं मैं बताता हूँ। 13 वर्ड्स याद करके आपको, ये 13 वर्ड्स याद कर लेंगे तो आपकी ये दीवार पक्की हो जाएगी सीमेंट लगाने से। ये सीमेंट है, ये 13 वर्ड्स। तो ये आप 13 वर्ड्स याद कर लें, आपको ये 12 टेंसेस आपको इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। आप अपने लाइफ में, अपने आर्टिकल्स में, अपने एसेस में, अपने जो भी आपने इंग्लिश राइटिंग करनी है, आप उस सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें, इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? कांस्टेंट है। ये 2 कांस्टेंट हो गए। ठीक है। और अब इसमें अ, 2 जोन से हैं वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। खाता है। अच्छा, अब ये जो 2 है मैंने आपको ये पॉइंट आउट कर दिए। अब इसमें ये जोन से हैं eat, at, eat, will, is eating, will be eating, has eaten, had eaten, will have eaten, has been eating, had been eating, will have been eating। ये वो हैं जो आपने याद करने हैं। कैसे याद करने हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। ये वही हैं इज एम। अभी मैं इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर। अच्छा जी। खाता है, ईट्स। खाया, एट। खाएगा, विल ईट। ये हमारी इंडेफिनिट फैमिली कंप्लीट होगी। मैं रिपीट करता हूँ। खाता है, ईट्स। खाया, एट। खाएगा, विल ईट। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे ये फैमिली कंप्लीट हो गई। अच्छा, एस का मैं बता दूं, एस वाहिद के साथ एस लगता है। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो उसके साथ एस या ई एस लगता है। और अगर जमा हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई रिपीट कि वाहिद हो तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, जमा हो तो एस या ई एस नहीं लगता। और इसमें एक एडिशन में और करता हूँ। अगर जो सब्जेक्ट है वो आई या यू हो तो उसके साथ वाहिद भी हो तो एस या ई एस नहीं लगता। अच्छा, 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, 2 चीजें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर सब्जेक्ट वाहिद है उसके साथ एस या ई एस लगता है, और अगर जमा है तो एस या ई एस नहीं लगता। नंबर 2, अगर सब्जेक्ट वाहिद है लेकिन वो आई और यू की फॉर्म में है तो एस या ई एस नहीं लगता। इसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये हमारी इंडेफिनिट फैमिली कंप्लीट हो गई। ठीक है। क्या था? खाता है, ईट्स। खाया, एट। खाएगा, विल ईट। ये हमारी इंडेफिनिट, ये हमारी 3 इंटें
पक्की होंगी, ये हम सीमेंट लगा रहे हैं अब, ठीक है। अच्छा जी, खा रहा है, इज ईटिंग, खा रहा था, वाज ईटिंग, खा रहा होगा, विल बी ईटिंग। ये हमारे नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूस फैमिली है वो कंप्लीट होगी। आपने याद क्या करना है, इज ईटिंग, वाज ईटिंग, विल बी ईटिंग। तो इसमें आपको याद रखने वाला क्या है, इज वाज विल बी, इज वाज विल बी आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये हमारी कंटिन्यूस फैमिली कंप्लीट होगी। अब आ जाए, खा चुका है, हैज ईटन, खा चुका था, हैड ईटन, खा चुका होगा, विल हैव ईटन। तो आई रिपीट, खा चुका था, खा चुका है, हैज ईटन, खा चुका था, हैड ईटन, खा चुका होगा, विल हैव ईटन। तो आपने इसमें याद कर रखना है हैज, हैड और विल हैव। आई रिपीट, हैज, हैव एंड विल हैव आपने याद रखना है। ये हमारी परफेक्ट फैमिली भी कंप्लीट हो गई, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट में आ जाए आप। सेब खा रहा है, हैज बीन ईटिंग, खा रहा था, हैड बीन ईटिंग, खा रहा होगा, विल हैव बीन ईटिंग। तो आपने याद क्या रखना है, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। ईटिंग तो कांस्टेंट है, राइट। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फैमिली भी कंप्लीट हो गई, राइट। ये हमारी 12 के 12 ईंटों को, जो ईंटों की दीवार बनाई है उसको हम सीमेंट लगा चुके हैं। हमारी एक दीवार कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमने अ, अब याद क्या किया इसमें, जो 13 वर्ड्स थे वो 13 वर्ड्स कौन से हैं, वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, हैव, विल और शैल। ये 13 वर्ड्स, ये आप याद करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो मैंने आपको बताया, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, ये खाता है, खाया, खाएगा। ये जो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फैमिली है, इनके अगेंस्ट आपने ये 13 वर्ड्स याद कर लें। जस्ट 13 वर्ड्स, कौन से मुश्किल है 13 वर्ड्स याद करने, बल्कि ये तो याद हो भी जाते हैं। अच्छा, उसके साथ आपने क्या करना है कि ये, मैं रिपीट कर देता हूँ ये 13 वर्ड्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये बी, बिन, ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें कहते हैं, इन्हें आप याद कर लें। इनके साथ आप एक और चीज ऐड कर लें, वो एक और चीज है वर्ब को, जिस तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये 4 वर्ड्स ये हो गए। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये 4 वर्ड्स हो गए। तो ये वर्ब है, वर्ब चेंज होता रहता है, आपने जो भी फिक्रा बनाना हो उसके साथ वर्ब चेंज होगा, उसके साथ आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो याद रहे, मैं आपको एट द एंड मैं वो एक आपको चीज बताने लगा हूँ जिसके बेस पे आप इंग्लिश का कोई भी फिक्रा कर सकेंगे, राइट। अब ये हमें सीमेंट तो लग गया, मजीद मजबूत करना है तो इसके अंदर हम अ, जो जहाँ पे सीमेंट की वो क्या रेशो होती है ना, रेशो होती है 3। हाँ जी, रेत तो डाली नहीं, रेत डालते, एक्सरसाइज करते हैं जी। एक्सरसाइज में इसमें, राइट, ठीक है, वो भी मैं ही करूंगा, आपने सिर्फ सुनना है। इनकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है। अच्छा जी, असलम फूल तोड़ता है, सब्जेक्ट असलम, तोड़ता है की इंग्लिश होती है प्लक्स। तो असलम वाहिद है तो इसके साथ एस लगेगा, असलम प्लक्स फूल द फ्लावर। असलम फूल तोड़ता है, असलम प्लक्स द फ्लावर, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे चलते हैं। असलम ने फूल तोड़ा, सब्जेक्ट असलम, तोड़ा, प्लक्ड फूल द फ्लावर, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो फ्यूचर में हम आ जाएं तो असलम फूल तोड़ेगा, असलम तोड़ेगा, विल प्लक, अच्छा गा, विल, तोड़े, प्लक, फूल द फ्लावर। असलम फूल तोड़ेगा, असलम विल प्लक द फ्लावर। अब आगे आ जाए, ये हो गए हमारी इंडेफिनिट फैमिली कंप्लीट हो गई। कॉन्टिन्यूस में हम आ जाए, असलम फूल तोड़ रहा है, सब्जेक्ट असलम है, इज, तोड़ रहा, प्लकिंग, प्लक, तोड़ रहा, इंग, आईएनजी, और फूल द फ्लावर। असलम फूल तोड़ रहा है, असलम इज प्लकिंग द फ्लावर।
असलम फूल तोड़ रहा था, सब्जेक्ट असलम, था वाज, तोड़ रहा प्लकिंग, फूल द फ्लावर। असलम फूल तोड़ रहा था, असलम वाज प्लकिंग द फ्लावर। असलम फूल तोड़ रहा होगा, असलम विल बी प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है जी, ये आपने करना है, वैसे मैं आगे ये अगला भी। असलम फूल तोड़ चुका होगा, असलम सब्जेक्ट, सॉरी, असलम फूल तोड़ चुका होगा, हैज प्लक्ड। ठीक है जी, ये परफेक्ट फैमिली है, इसमें हैज और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है प्लक्ड। तोड़ चुका हैज प्लक्ड, असलम फूल तोड़ चुका है, असलम हैज प्लक्ड फूल द फ्लावर। ठीक है, असलम फूल तोड़ चुका था, असलम हैड प्लक्ड द फ्लावर, प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है, असलम फूल तोड़ जाएगा, असलम हैज प्लक्ड द फ्लावर। ये हमने रेत भी डाल दी, इसको मजबूत कर दिया दीवार को मजीद। ठीक है जी, आगे आ जाए। असलम फूल तोड़ चुका, असलम विल हैव प्लक्ड द फ्लावर, असलम विल हैव प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है जी, आखिरी जो तीन है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा काम आप भी कर ले, करना पड़ेगा थोड़ा सा। यानी हाँ, चलते हैं। ये हमने 9 ईंटों की जो है उसमें रेत भी डाल दी, बाकी 3 में आप रेत डाल दीजिएगा। ठीक है जी, हमारी एक दीवार मुकम्मल होगी। कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं। अब ये दूसरी दीवार, बस इतनी थी इंग्लिश, इससे ज्यादा ये 12 ईंटें आ गई, एक दीवार आपने खड़ी कर ली, दूसरी दीवार खड़ी करना कौन सी मुश्किल है। इसी तरह फिर तीसरी जो थी, पहला काम ही मुश्किल होता है। तो ये पहला काम आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब दूसरी दीवार डालनी है, वो वहीं पे उसी पहली दीवार की तरह जिस तरह है वो इसी तरह हम दीवार डाल देंगे। कैसे? ऐसे, होल्ड अ सेकंड, सॉरी, लेट मी फाइंड आउट। यस, ये था। अच्छा, यहाँ देखना, 87, ओके, फिर मुझे फाइंड आउट कर लेना है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेट मी सी, हो क्या रहा है। ओके, अच्छा जी। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। ये मुझे थोड़ी सी सेटिंग ठीक कर लेने दें, हम यहीं से दूसरी दीवार खड़ी करते हैं, बस थोड़ी सा टाइम। जी, अच्छा जी, यहाँ पे थे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और मैं ऐसे ही करने लगा हूं। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसको मैं ऑब्जेक्ट करने लगा हूं, ये मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऐड करने लगा हूं। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट आ गया, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहां पे मैं सब्जेक्ट लगा देता हूँ। सॉरी, ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, अब इसमें आप देखें, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दिया और ऑब्जेक्ट की जगह मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। अब दरमियान में हेल्पिंग वर्ब जो से हैं, इनको भी मैं चेंज कर दूं, वर्ब को भी चेंज कर दूं, कर सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी दीवार खड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसे मैंने हाईलाइट कर दिया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। अब इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, और ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये मेरी दूसरी दीवार खड़ी हो रही है। कैसे? बल्कि खड़ी हो चुकी है।
अब इसमें सुना है कि मैंने किया क्या है और ये हमने दूसरी दीवार इतनी जल्दी कैसे खड़ी कर ली। ऐसे खड़ी कर ली कि इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन ये होती है कि वो कि जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम करता है, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम करता है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि असलम सेब खाता है, अगर इसे मैं ऐसे ट्रांसलेट करूं कि सेब असलम से खाया जाता है तो फिक्रा तो वही है। बकरे का कान दाएं से पकड़ लें बाएं से पकड़ लें तो कान तो कान ही है, दर्द तो उसे होगा चाहे दाएं से पकड़ें बाएं से पकड़ें। तो इसी तरह ये है, असलम सेब खाता है तो ये सिर्फ ये स्टेट ये एक्टिव है। और अगर मैं कहता हूँ सेब असलम से खाया जाता है तो भी वही बात है। तो इसी तरह मैंने भी यही किया है कि असलम ईट्स एप्पल, असलम सेब खाता है, एप्पल इज ईटन बाय असलम। अ, सेब असलम से खाया जाता है, बात एक ही है, उसे मैंने जरा दूसरे तरीके से बयान कर दी है। तो आप पूछेंगे कि ये करने की जरूरत क्या थी, ये क्यों ऐसा किया जाता है। ऐसा बेटा इसलिए किया जाता है कि समटाइम्स हमें फिक्रात के अंदर हमें सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट होता है और उस पे वर्ब काम करता है। तो उसके लिए हमें फिर इस तरह चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर तुम दुबई में जुर्म करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। इफ यू कमिट क्राइम इन दुबई यू विल बी कॉट, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है तो वो होगा। अगर तुम जंगल में जाओगे तो शेर तुम्हें चीर फाड़ देगा, ठीक है। अब तुम्हें चीर फाड़ देगा, तुम्हें के ऊपर काम हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर ये पैसिव वॉइस लगाते हैं, ठीक है। इफ यू गो टू फॉरेस्ट यू विल बी टर्न अपार्ट बाय द लाइन, ठीक है। तो ये हमें जो स्पीकिंग जब हम बोलते हैं ना उनके लिए ये जो है माँ की हैसियत रखता है। ये जो पैसिव वॉइस है ना, इनको वो जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए ये लेक्चर है, ठीक है। ये जो सेकंड दीवार है ना, स्पोकन इंग्लिश वाले लाजमी इसको करते हैं। राइटिंग में भी आपको बड़ी जरूरत पड़ती है। बहरहाल, तो इस ये बेस है, ये दीवार है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। और बता रहा हूँ साथ साथ, कुछ मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल है इसके अंदर। तो बस इतना सही है पैसे बस जो आपको बता दिया। तीसरी एग्जाम्पल, कैदी भागे, कैदी भागे, द प्रिजनर्स escaped, कैदी भगा दिए गए, द प्रिजनर्स वर escaped। ये फर्क है, ठीक है। कैदी भाग गए, अब कैदी खुद भागे हैं, ये तो एक्टिव है। द प्रिजनर्स escaped, खुद भागे। कैदी भगा दिए गए, अब वर्ब ने सब्जेक्ट पे काम किया है, द प्रिजनर्स वर escaped, राइट। चलें वो आगे जाके मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी ये सेकंड बार आप समझ लें। थोड़ा बहुत तो शायद आपको क्लियर हो गया। तो इसमें अगेन दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट नहीं है। इसमें भी वही अल्फाज याद करने हैं जो हमने उसमें याद किए थे पहली दीवार जब हमने खड़ी की थी, राइट। तो इसमें सब्जेक्ट को मैंने हाइड कर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कांस्टेंट है हाइड कर दिया, ऑब्जेक्ट भी है इसको हाइड कर दिया। और लेकिन मैं अब दोबारा इन्हें, ये कांस्टेंट है, हमने याद क्या करना है। ओके, हाइड कर देता हूँ। हमने याद क्या करना है, खाता है इज ईटन। हाँ जी, इसमें हमेशा ये 11 वर्ड्स कैसे रह गए कि इसमें थर्ड फॉर्म लगती है ईटन, ठीक है जी। तो अ, सारा ही ईटन कांस्टेंट है, बाकी जितने भी हैं इज वाज विल बी इज बीइंग वाज बीइंग विल बी बीइंग हैज बीन हैड बीन विल हैव बीन हैज बीन बीइंग हैड बीन बीइंग विल हैव बीन बीइंग। तो ये वही सारे अल्फाज हैं जो हमने वहां पे याद किए थे जब हमने पहले 12 टेंसेस किए थे, ठीक है जी। तो इसको फिर याद कर लेते हैं। खाता है इज ईटन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, खाया वाज ईटन पास्ट इंडेफिनिट है, खाएगा विल बी ईटन। तो ये हमारा इंडेफिनिट फैमिली कंप्लीट होगी, ठीक है। खाता है इज ईटन बाई, वाज ईटन बाई, विल बी ईटन बाई। तो इज वाज विल बी ये आपने याद कर लेना है। अगेंस्ट खाता है खाएगा, ये डेफिनेट फैमिली कंप्लीट हो गई।
ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। जिस तरह टेंसेस है उसी तरह पैसिव वॉइस की भी अहमियत है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, इजी है। क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है, खा रहा है इज बीइंग ईटन, वाज बीइंग ईटन, अच्छा, खा रहा है इज बीइंग ईटन बाई। ठीक है, खा रहा था वाज बीइंग ईटन बाई। खा रहा होगा विल बी बीइंग ईटन बाई। तो आपने याद कर लेना है, कॉन्टिन्यूअस फैमिली में बीइंग लगता है साथ, इज वाज और विल बी तो वहां पे टेंसेस के साथ लगता था, और पैसिव जब करते हैं तो इसके साथ हम बीइंग लगा देंगे। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फैमिली भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, परफेक्ट में आ जाए। अच्छा, खा चुका है हैज बीन ईटन बाई, खा चुका था हैड बीन ईटन बाई, खा चुका होगा विल हैव बीन ईटन बाई। तो ईटन बाई ईटन बाई ईटन बाई तो कांस्टेंट है, आपने याद क्या करना है, हैज बीन। अब बीन भी कांस्टेंट है तो हैज हैड विल हैव रह जाते हैं, आपने हैज और हैड विल हैव को आपने याद कर लेना है, इससे आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो कांस्टेंट को क्यों याद करना है, जो वेरिएबल है आप उसको याद करते हैं। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट फैमिली भी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली खा रहा है, ठीक है, हैज बीन बीइंग ईटन, अब इसमें बीइंग का इजाफा हो गया। खा रहा था हैड बीन बीइंग ईटन बाई, अब इसमें भी बीइंग आ गया। विल हैव बीन बीइंग ईटन बाई, तो ये भी इसमें भी बीइंग आ गया। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली है इसके अंदर हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। याद क्या रखना है आपको, हैज बीन हैड बीन और विल हैव बीन, तो ये 13 अल्फाज ऑलमोस्ट बनते हैं। ये हमारे लास्ट 3 जो टेंसेस के पैसिव वॉइसेस हैं वो भी कंप्लीट हो गए। ये लास्ट बनते हैं तकरीबन 11 वर्ड्स के अगेंस्ट बनते हैं, तो जो वर्ब है वो सब के अंदर ईटन ईटन ही रहता है। तो इस तरीके से आप ये जो सी सेकंड दीवार है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पैसिव वॉइस जो सी 12 इंटे हैं, 12 टेंसेस के पैसिव वॉइस, ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बस इतनी इंग्लिश है, वो जो हमने 12 टेंस किए थे और ये पैसिवाइज किए, आपको इंग्लिश आ चुकी है। ठीक है, यही यही 12-13 वर्ड्स जितने भी हैं ये आपने याद कर लिए, इनके अगेंस्ट आपको याद हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब चलते हैं पैसिवाइज को थोड़ा मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। बताना क्या चाहता हूँ, एक टेबल है छोटा सा, वो आपको बताना है, वो बता के बस फिर आगे चलते हैं। ये 2 दीवारें हमारी खड़ी हो गई हैं। अगला 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 अगला, एक्सरसाइज कर लें इसके। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, नाउ ये नहीं एक्सरसाइज। अच्छा जी, असलम फूल तोड़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेते हैं ताजा ताजा। अब इसमें पहले तो हम असलम फूल होता है, असलम प्लक्स द फ्लावर, ये एक्टिव था, लेकिन मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर, तोड़ता है द इज प्लक्ड। ठीक है, कौन तोड़ता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, असलम, बाई असलम। असलम फूल तोड़ता है, द फ्लावर इज प्लक्ड बाई असलम, ये पैसिव हो गया। ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। असलम फूल तोड़ रहा है, असलम, अच्छा, अब इसमें असलम फूल तोड़ रहा है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर, द फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाई असलम। ये जोड़ तोड़ कर लीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तरतीब आगे पीछे हुई है। वर्ब अपनी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह वर्ब है, और सॉरी, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब असलम फूल तोड़ चुका है, द फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाई असलम। ठीक है, ये तीसरा आ गया। असलम शाम से फूल तोड़ रहा है। ठीक है जी, अब इसमें शाम से फूल तोड़ रहा है, द फ्लावर
हैज बीन बीइंग प्लग्ड, मैंने बताया था बीइंग आ जाता है इसमें, हैज बीन बीइंग प्लग्ड बाय असलम। ठीक है, सिंस इवनिंग। ठीक है, ये सिंस और फॉर कहाँ लगता है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पीछे नहीं बताया था, अब मैं आपको बता देता हूँ। सिंस वहां लगता है जहाँ पे चीजों को खास कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि मैं सुबह से तोड़ रहा हूँ, शाम से तोड़ रहा हूँ, दोपहर से तोड़ रहा हूँ, 2 बजे से तोड़ रहा हूँ, बुध से तोड़ा हूँ मैं। अ, दिन भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, टाइम भी बता दिया, और यानी कि 1981 से तोड़ा हूँ। आपको मैंने फिक्स कर दिया है कि ये सीन्स खास कर दिया, टाइम सही आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि नहीं मैं 2 साल से तोड़ रहा हूँ, तो आपको नहीं पता 2 साल कौन से हैं। ठीक है, 1981 तो था ना कि वो स्पेसिफिकली आपको बता दिया। तो 2 साल का अपने कौन से 2 साल है? मैं 2 हफ्ते से तोड़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से तोड़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से तोड़ रहा हूँ, आपको नहीं पता ये कौन से हैं। तो जहाँ पे नहीं पता, खास नहीं किया वक्त को, वहां पे हम फॉर लगाते हैं। तो ये फर्क था सिंस और फॉर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पे खास कर देते हैं वहां पे सिंस, जहाँ पे खास नहीं करते वहां पे फॉर। राइट, ओके। तो ये बाकी असलम शाम से टूल थोड़ा था, ये अब आप कर लेंगे, होपफुली आप लोग कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ओके। ये हमारे पैसे वाइज दूसरी दीवार भी कंप्लीट हो गई। टेबल है पैसे वाइज का छोटा सा, वो याद करना जरूरी है। जी, ये आप थोड़ा सा थोड़ी सी सोच रखिएगा, ये टेबल। अच्छा, ये टेबल वगैरह ये जितनी चीजें हैं, ये लिंक नीचे दिया है, ये वहाँ पे पड़ी है वेबसाइट पे, आप वहां से ले सकते हैं। पोजेसिव टेबल इसको कहते हैं। इस टेबल को याद रखिएगा, ये पैसिव वॉइस के अंदर यूज होता है ये टेबल। अभी तो हम सिर्फ असलम के साथ खेल रहे हैं ना, जब हम आई वो ही शी इट के साथ खेलेंगे तो उस वक्त ये टेबल याद आएगा। ठीक है, अब इसमें 3 हालतें हैं पोजेसिव टेबल की। पहली हालत क्या है? सब्जेक्टिव, दूसरी ऑब्जेक्टिव, तीसरी पोजेसिव। सब्जेक्टिव हालत में क्या है? आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारी सब्जेक्टिव हालतें हैं। ऑब्जेक्टिव में जब ये आते हैं तो आई मी बन जाता है, वी आवर बन जाता है, ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट ही रहता है, दे ही रहता है। और जैसे ही ये पोजेसिव हालत में पहुंचते हैं, आई माइन बन जाता है, वी आवर्स बन जाता है, ही हिज बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट्स बन जाता है, देर बन जाता है। राइट, सो क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, बल्कि याद शायद आपको हो भी चुका होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इजी है ना। राइट, अच्छा अब आ जाए, वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताई थी एक बार रिपीट कर लें ताकि पैसे वाइस आपको भूले ना। ठीक है, ओके। पैसिव वॉइस कहते किसे हैं? वर्ब की ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो मारे गए, दे वर किल्ड। उन्होंने मारा, दे किल्ड। वो मारे गए, दे वर किल्ड। राइट, दे सब्जेक्ट है, इस पे वर्ब ने काम किया, वर किल्ड बन गया। ठीक है, ये पैसिव है। अच्छा जी, परिंदे उड़ा दिए गए। अब परिंदे परिंदे उड़ गए, द बर्ड्स फ्लू। परिंदे उड़ा दिए गए, द बर्ड्स वर फ्लोन, ये पैसिव है। पहले मैंने एक्टिव किया था, परिंदे उड़ गए, द बर्ड्स फ्लू, परिंदे उड़ गए, ये एक्टिव है। पैसिव इसका क्या होगा? परिंदे उड़ा दिए गए, द बर्ड्स वर फ्लू, द बर्ड्स सब्जेक्ट, वर फ्लोन, वर फ्लोन। ठीक है जी, तो ये इसका पैसिव है। असलम, सेब असलम से खाया गया, वो एग्जांपल आपको पहले दी थी। तो ये एप्पल वाज ईटन बाय असलम। सो बनाने का तरीका आपको बता चुका हूँ, सो नो नीड टू गो इन डीप इन दैट। ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं टाइम जाया किए बगैर। ये अब हमारी जो सी हैं 2 दीवारें कंप्लीट हो गई। अब आगे जो सी 2 दीवारें हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जितना अभी तक जो आपने ये देखा ना, एक दीवार तो फौरन ही खड़ी हो जाएगी। ठीक है, 3 दीवारें फौरन खड़ी हो जाएंगी। जो लास्ट दीवार है वो इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग, वो इन सबसे ज्यादा है। तो वो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब उसमें
आगे हम थोड़ा सा टाइम यहाँ लेना पड़ता है। ओके, यस, ठीक है, यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आके देखते हैं, हमने अब ये तीसरी दीवार में हमने क्या करना है। तीसरी दीवार ऐसे खड़ी करनी है कि इसमें सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आई, वो, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल, इनके साथ कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसका आंसर, ये हमारी तीसरी दीवार है, इसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है जी, तो आते हैं इधर। टॉपिक हमारा टेंस पहले हम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये हमने इस लेक्चर में देखना है। ठीक है जी, तो टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो और इनमें अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और जमा है, तो इसके साथ डू लगेगा। ही, शी, इट या वाहिद है और उसके साथ डज लगेगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो उसके साथ एम लगेगा। वी, यू, दे या जमा है, उसके साथ आर लगेगा। ही, शी, इट या वाहिद है, उसके साथ इज लगेगा। क्लियर, इज एम आर किसके साथ लगेगा, ये यहाँ पे बता दिया गया। अब आ जाए आगे। प्रेजेंट परफेक्ट अगर टेंस है, इसमें सब्जेक्ट अगर आई, वी, दे, यू और जमा है, तो इसके साथ हैव लगेगा। और अगर ही, शी, इट और वाहिद है, तो इसके साथ सॉरी हैज लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे जमा है, तो उसके साथ हैव बीन लगेगा। ही, शी, इट या वाहिद है, तो उसके साथ हैज बीन लगेगा। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में सबके साथ डिड लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें अगर सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, इट या वाहिद है, तो इसके साथ वास लगेगा। और वी, दे या जमा है, तो उसके साथ वर लगेगा, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में अगर सब्जेक्ट आई, वी, शी, इट, वी, दे, सिंगुलर प्लूरल जो भी है, सबके साथ हम हैड लगाएंगे। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे जमा ही, शी, इट, वाहिद जो कुछ भी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें सबके साथ हैड भी लगाएंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में अगर आई और वो ही हैं, तो इनके साथ शेल लगेगा और बाकी जितनी भी हैं उनके साथ भी लगेगा, ये याद रखिएगा। बहुत गलती करते हैं इसमें, आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी जितने भी हैं ही, शी, इट जो कुछ भी है उन सब के साथ विल लगेगा। लेकिन लेकिन अगर हमने शेल को अगर कोई काम बहुत जरूरी करना है, तो जहाँ पे शेल लगाना है वहां पे विल लगाते हैं, जहाँ पर विल लगाना है वहां पे शेल लगाते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर जरूरी कोई काम करना है, मैं लाहौर जाऊंगा, आई शेल गो टू लाहौर, मैं लाहौर लाजमी जाऊंगा, आई विल गो टू लाहौर, मस्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, दैट्स द थिंग। अच्छा जी, आगे आ गए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर आई और वी है, और आई और वी में इसमें भी वही है, शेल और विल, शेल भी लगेगा
विल भी लगेगा। फॉर ऑल अदर्स सबके साथ विल भी लगेगा। तो ये बाकी आगे आने वाले दो हैं। तो ये 12 ईंटों की ये दीवार भी हमारी खड़ी हो गई। ये हमारी 3 दीवारें खड़ी हो चुकी है। सो याद कर लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये। आप लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू द वेबसाइट, और इन द वेबसाइट यू विल फाइंड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स प्लेस्ड देयर। सो अब आते हैं आखिरी चीज की तरफ, चौथी दीवार की तरफ, और फिर हम लेंटर की तरफ जाएंगे। चौथी दीवार हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट तो नहीं कहेंगे, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो है स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है। प्रपोजिशन में जो फंस जाता है वो फंसे का फंसे ही रह जाता है। उसे टू और फोर कहाँ पे लगना है, फ्रॉम कहाँ पे लगना है, और ऑन, ओवर, अबव, बिलो, अप, ये बीनीथ, अंडर, डाउन, ये सब क्या चीजें हैं नहीं पता चलता। और इन, ऑन, एट, इसमें भी फंस जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको जरूर सुने एंड तक, फिर हम चलेंगे लेंटर की तरफ। सो चलें जी, चलते हैं लेक्चर की तरफ। ओके, मिसाल के तौर पर ये एक मेज है, मेज का ये आपको लगा हुआ है, ठीक है। ये एक मेज का आपको सामने ये एक मेज नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसके साथ टच कर रहा है। जब टच कर रहा है, अच्छा इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि हम करने क्या लगे हैं। मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ। ऑन, ओवर, अबव और अप के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि सबका मायने ही ऊपर है, ठीक है। ऑन का मतलब भी ऊपर है, ओवर का मतलब भी ऊपर है, अबव का मतलब भी ऊपर है, और अप का मतलब भी ऊपर है। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं। इसी तरह बीनीथ का मतलब भी नीचे है, बिलो का मतलब भी नीचे है, डाउन का मतलब भी नीचे है, और चौथा क्या है, बीनीथ, बिलो, डाउन एंड अंडर। अंडर का मतलब भी नीचे है। तो ये चार नीचे जो से लफ्ज हैं, ये कहाँ कहाँ पे लगेंगे, ये हमारा, ये पहले मैं इनका डिफरेंस बता दूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबका आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेज है, मेज के ऊपर कोई सब्जेक्ट, कोई भी चीज वो टच कर रही है मेज को, तो वहां पर हम ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। वहां पर हम ऑन लगाएंगे, जैसे माई जर्नल इज प्लेस्ड ऑन द डेस्क, ठीक है। या मैं इसको कहूँ सेकंड एग्जांपल एज ए, द ग्लास इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, और द वाटर वाज थ्रोन ऑन द फ्लोर। तो जहाँ पे टच करेगी कोई चीज, वहां पर हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ जाएं, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, मेज के नीचे कोई ऑब्जेक्ट मेज को टच कर रहा है, या किसी भी सरफेस को टच कर रहा है, तो वो beneath में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द पेपर वाज हिडन beneath पाइल ऑफ बुक्स। एक पेपर है, वो पाइल ऑफ बुक्स है, उसके नीचे छुपा हुआ था। तो वो पेपर टच कर रहा है तो हम beneath लगाएंगे। इसी तरह ही वह स्विमिंग beneath द वाटर। अब वाटर, वो पानी के नीचे तैर रहा था, तो पानी को वो टच भी कर रहा है तो हम beneath लगाएंगे। तो ये beneath की कुछ एग्जांपल्स ही हैं। beneath हम, यानी कि जो नीचे से टच कर रहे हैं वहां पे beneath लगाएंगे, जो ऊपर से टच कर रहे हैं वहां पे ऑन लगाएंगे, राइट। अच्छा जी, ओके। अब आ जाए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है, अब हम अगर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, तो वहां पे क्या लगाते हैं, ओवर। ओवर में एक बात याद रखिएगा, ओवर कहाँ पे लगता है। ओवर में चीजें सरफेस को टच भी कर सकती हैं, ओवर में चीजें सरफेस को टच नहीं भी कर सकती, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ले लें, ठीक है। एग्जाम्पल, पहली दो एग्जाम्पल्स में, पुट ए ब्लैंकेट ओवर आर, अब उसके ऊपर कंबल डाल दो। अब ये उसके ऊपर डाल रहा है, ठीक है, टच भी कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल,
ड्राइविंग, वी वर ड्राइविंग ओवर ब्रिज, हम ब्रिज के ऊपर ड्राइव कर रहे थे। ठीक है, तो अब टायर ब्रिज को टच भी कर रहे हैं तो हम, लेकिन ब्रिज के ऊपर हम ड्राइव कर रहे थे, दोनों में टचिंग है। ये तीसरी एग्जांपल में टचिंग नहीं। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी, जो एरोप्लेन है वो शहर के ऊपर उड़ा, राइट। तो अब इसमें शहर को टच तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर वो उड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ओवर लगाएंगे। ठीक है, टच कर सकती हैं, टच नहीं भी कर सकती हैं, वहां पर हम ओवर लगाएंगे। इसी तरह अगर नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ हम क्या लगाएंगे? अगर टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा, तो नीचे की तरफ हम लगाएंगे अंडर। ठीक है जी, अंडर। आज जिस तरह ओवर है उसी तरह अंडर है। अब अंडर की एग्जांपल ले लें। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, टच कर रही है, टच नहीं भी कर सकती। हिज शूज वर अंडर हिज बेड, उसके जो से शूज हैं वो बेड के नीचे थे। तो नीचे थे, टच कर अ, इसमें वो टच तो नहीं कर रहे, लेकिन नीचे थे। तो ये दो एग्जांपल है, इसके अंदर अंडर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे अंडर इस्तेमाल करें। तो टच कर सकती है, टच नहीं भी कर सकती, लेकिन वो नीचे है, वहां पे अंडर करेंगे। अब फिर आ जाए ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये जो साइन है तीन एरोज का, ये शो करता है चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ क्या, अब ऊपर भी है, चारों तरफ भी है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अबव। अबव में याद रखिएगा, अबव कहाँ पे लगता है? अबव में दो कंडीशन पाई जाती हैं, एक चारों तरफ और एक कंपैरिजन। ये दो चीजें जहाँ पे होंगी वहां पे हम अबव लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल। अच्छा जी, एग्जाम्पल है अबव की। ओके, वी हर्ड अ नॉइज इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स, हमने अपने से ऊपर वाले अपार्टमेंट में शोर सुना। तो कंपैरिजन क्या है? ऊपर वाले, हम नीचे हैं तो ऊपर वाले कंपैरिजन आ गया। तो शोर चारों तरफ है, तो हमने शोर सुना चारों तरफ, वहां पे हम अबव लगाएंगे। ठीक है जी। एंड सेकंड एग्जांपल ले लें अबव की। दी वाटर केम अबव आवर नीज, पानी हमारे घुटनों से ऊपर आ गया। अब पानी जो है पहले नीचे था, ऊपर आ गया, कंपैरिजन हो गया। और घुटनों के घुटनों के चारों तरफ है, तो ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। सो द वाटर केम अबव आवर नीज, पानी हमारे घुटनों के ऊपर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल, वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या है? बादलों के ऊपर, पहले नीचे भी थे लेकिन फिर ऊपर चले गए, और उड़ रहे थे, चारों तरफ उड़ सकते हैं, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। तो जहां पर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाए वहां पे हम अबव लगाएंगे, सतह से ऊपर। लेकिन अगर हम सतह के नीचे हैं तो नीचे हम कैसे लगाएंगे? ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे भी चारों तरफ यही दो कंडीशन है, नीचे चारों तरफ होगा तो हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बिलो लगाएंगे। ठीक है, बिलो के लिए भी ये कंडीशन है, चारों तरफ और कंपैरिजन पाया जाए। अब बिलो का हम क्या करेंगे? एग्जांपल्स। द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन, सूरज उफक के नीचे गायब हो गया। तो पहले ऊपर था, नीचे चला गया, कंपैरिजन आ गया, रोशनी सूरज की चारों तरफ है, तो ये दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, बिलो लगा दिया। ठीक है, और इसी तरह टेम्परेचर्स वर बिलो एवरेज ऑल वीक, जो टेम्परेचर है वो सारा वीक ही बिलो एवरेज थे। ठीक है, तो अब सारा वीक एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, तो ये कंपैरिजन आ गया। और बिलो एवरेज जो सा है, सारा वीक है, तो वो यू नो दैट कि अब क्या है यहाँ पे, बस बिलो लगा दिया। इतना ज्यादा भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो आप जेन में रख सकते हैं, लेकिन अब एक बार गो थ्रू हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पे क्या लगाना है, आपको पता चल जाएगा। बट इफ यू वांट टू राइट सम आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, या वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल आपको इन चीज़ों का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है।
But when you are writing something important, some articles, some assignments, some essays, which has to be published on the international paper, then you must have to keep in mind these rules. ठीक है जी, अब आ जाए आपकी तरफ। ओके, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अप, ठीक है, अप के चार मायने हैं, ठीक है। नंबर वन, ऊपर। नंबर टू, उठना। नंबर थ्री, आगे बढ़ना। नंबर फोर, हरकत करते हुई चीज का ऊपर जाना। आई रिपीट, ऊपर, उठना, आगे बढ़ना, हरकत करते हुए चीज का ऊपर जाना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें इसकी। देयर वॉइसेस कुड बी हर्ड अप इन आवर रूम, उनकी आवाजें ऊपर कमरे में सुनी जा सकती थी। तो यहाँ पे अप ऊपर के मायने में आया, ठीक है। ही क्लाइम्ड अप द स्टेप्स, उसने अपने कदम उठाए। यहाँ पे उठाने के मायने में आया। आई सेट अप ऑफ अप द रोड, मैं सड़क पर आगे बढ़ा। यहाँ पे आगे के मायने में आया, ठीक है जी, ठीक है। ही वॉज अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, फोर्थ एग्जाम्पल, मैं अगली सुबह सवेरे उठा। यहाँ पे उठने के मायने में आया। फूड प्राइसेस आर अप, फूड की कीमतें ऊपर चली गई। यहाँ पर ऊपर के मायने में आया। तो ये चार मायने थे, चार मायने ये एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल हुए। अब आप नीचे आ जाएं। क्या, डाउन, डाउन का सिर्फ एक मतलब है, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है। नीचे है डाउन का मतलब। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें। ये सब एग्जाम्पल में नीचे के मायने में आएगा। द चिल्ड्रन रैन डाउन द हिल, बच्चे पहाड़ी से नीचे भागे। शी फेल डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों में नीचे गिरी। ही क्लाइम्ड डाउन द लैडर, वो सीढ़ी से नीचे उतरा, ठीक है जी। सब में नीचे इस्तेमाल होगा। ही स्लिप्ड मस्टर्ड डाउन द फ्रंट ऑफ हिज शर्ट, उसने मस्टर्ड को अपनी शर्ट के अगले हिस्से से नीचे गिराया। राइट, ओके। तो ये डाउन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रह गया हमारा लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, अच्छा जी, थोड़ा सा क्विक होते हैं। अब आगे इससे बड़ा इम्पोर्टेंट कवर करना है। ये आपको समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक बार सुन लिया, आपको याद हो गया। दैट्स इट। सो अब यहाँ पे एक चीज को मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए एंड पे ऐड करते हैं, अभी यहाँ पे रहने देते हैं अनटाइटल्ड। ओके, अब आगे चलते हैं। इन, ऑन और एट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये कहाँ कहाँ पे लगता है, ये हमने देखना है, ठीक है जी। ओके, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, इन, ऑन, एट। बस एक मिनट में फाइंड आउट कर लो। ये आना चाहिए, अच्छा ये, ओके। अच्छा जी, इन, ऑन, एट ये कहाँ कहाँ पे लगता है, ये सुन लें। अच्छा सर, अब आपने ये चौथी दीवार हम खड़ी कर रहे हैं, देखें इसमें थकना नहीं है। ओके, इन, ऑन और एट। अब ये भी बड़ी कंफ्यूजन है कि हम इन कहाँ पे लगाएं, हम ऑन कहाँ पे लगाएं, हम एट कहाँ पे लगाएं। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं कि सभी की जगह इन भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है, एट भी लग सकता है। सो नो प्रॉब्लम, द सोल्यूशन इज हियर इंशाल्लाह। अच्छा जी, इन वहां पे लगाते हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ओवरव्यू ये है कि इन लगाता है, या इन लगता है बड़ी चीज पे, ऑन लगता है छोटी चीज पे, एट लगता है बहुत ही छोटी चीज पे। तो बड़ी चीज टाइम के लिहाज से भी हो सकती है, बड़ी चीज जगह के लिहाज से भी हो सकती है। दो चीजें, टाइम के लिहाज से भी और जगह के लिहाज से भी। मैं आपको टाइम की एग्जांपल भी देता हूँ, जगह की एग्जांपल भी देता हूँ। पहले टाइम की एग्जांपल, ठीक है।
सॉरी, पहले जगह की एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुएं में पानी है, द वाटर इज इन द वेल। पूरे कुएं में पानी है तो हमने इन लगा दिया। पानी कुएं की दीवार के साथ लगा हुआ है, द वाटर इज टचिंग ऑन द वॉल ऑफ द वेल। यहाँ पे हमने ऑन लगा दिया कि छोटी चीज है, वॉल के साथ ही टच कर रहा है। अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि पानी, कुएं के पेंदे में पानी है, द वाटर इज एट द बॉटम ऑफ द वेल, तो यहाँ पे हमने एट लगा दिया। बड़ी चीज, छोटी और उससे छोटी, इन, ऑन, एट, ठीक है, इस तरह लगाना है। इसी तरह प्लेस की एग्जांपल, मैं 1981 में फ्रांस में था, आई वॉज इन फ्रांस इन 1981। ओके, अब इसमें क्या है कि बड़ी चीज फ्रांस एक मुल्क है पूरा, ठीक है, वहां पे मैंने इन लगा दिया। अ, मैं कोलंबस में था, हाँ मैं फ्रांस में कोलंबस, सॉरी 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 सॉरी, मैं मैं फ्रांस में, अब उसका शहर कोई भी ले ले, फ्रांस का शहर क्या है, आई वॉज ऑन पेरिस इन फ्रांस इन 1981। अब जहाँ पे शहर आया वहां पे मैंने ऑन लगा दिया, जहाँ पे मुल्क आया वहां पे मैंने इन लगा दिया। आई वॉज इन पेरिस इन फ्रांस इन 1981, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लगा दिया मैंने। अब अगर मैं कहूँगा कि मैं 456 कोलंबस स्ट्रीट पेरिस में था, तो वहां पे मैं एट लगाऊंगा। आई वॉज एट 456 अपार्टमेंट इन फ्रांस, तो वहां पे मैंने एट लगा दिया। मतलब जहां मुल्क आ जाए वहां पे इन, जहां पर शहर आ जाए वहां पे ऑन, और जहां पर कोई एड्रेस आ जाए वहां पे एट। ठीक है जी, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं कि डिटेल इनकी क्या है, डिटेल में जाएंगे तो। लेकिन रूल वही जो मैंने आपको बता दिया, ये रूल आगे कैसे लागू होता है टाइम और स्पेस के हिसाब से, इसकी डिटेल है। अच्छा जी, इन क्या है, जनरल में इस्तेमाल होता है और बिगर में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, जनरल भी है और बिगर भी है, ये भी मैंने आपको बताया। अब इसमें टाइम और प्लेस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब टाइम, सॉरी, टाइम के एग्जांपल्स, सेंचुरीज, मैंने बताया ना कि बड़ा, जहाँ पे बड़ा टाइम है, सेंचुरीज सदियां, सदियों में अब ये लगाएंगे, सॉरी, द 1900s, ठीक है, जहाँ पे हम 1900s कहेंगे वहां पे हम इन्हें लगाएंगे। आई वॉज इन लंदन इन 1900s, तो सेंचुरीज यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है जी। डेकेड्स, डेकेड्स के लिए हम बी, ये लगाएंगे, इन लगाएंगे, जैसे आई वॉज बोर्न इन 1980s, तो डेकेड कहते हैं 10 सालों को, 10 सालों के अरसे को डेकेड कहते हैं। तो आई बोर्न इन 1980s, तो ये डेकेड है, ठीक है। 90s कह लें, 80s कह लें, ठीक है। ईयर, जब ईयर आ जाए वहां पे भी इन लगाएंगे, 1990, 200, I born in 1998, 81 और 1991, वहां पे हम इन लगाएंगे। इसी तरह महीने हैं, उनमें भी हम इन लगा देंगे, मार्च, जून, आई विल गो टू लाहौर इन मार्च और इन जून, ठीक है। वीक्स, वीक्स में भी हम इन लगा देंगे, ठीक है, लगाते जाएं, क्या फर्क पड़ता है। 5 weeks, आई विल डू दिस वर्क इन 5 weeks, आई विल प्रिपेयर माई असाइनमेंट इन 2 weeks, तो आप किसी तरह भी कर सकते हैं। सीजन्स, सीजन्स के साथ इन लगता है, हमेशा याद रखिएगा। स्प्रिंग, the flowers blossom in spring, right? We feel cold in winter, or the children are given vacations in summer, right? The periods of time में भी इन लगता है। The future, uh, I see myself in London in future,
कह सकते हैं। आई फील माई सेल्फ सक्सेसफुल इन फ्यूचर, ये भी कर सकते हैं, राइट। सो हॉलीडेज, हॉलीडेज के लिए भी, अब हॉलीडेज कौन से, ईस्टर हॉलीडे, ठीक है। आई विल गो टू माई रिलेटिव्स इन ईस्टर हॉलीडेज, हॉलीडेज साथ लाजमी लगाना है, अदरवाइज आई विल गो टू माई रिलेटिव्स ऑन ईद, इन ईद डे, इन ईद हॉलीडेज, जो भी हैं आप साथ लगा सकते हैं। इसी तरह पार्ट ऑफ द डे, दिन का कोई हिस्सा है, द मॉर्निंग, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वहां पे भी हम इन लगा देंगे, ठीक है जी। आई विल सेट ऑफ फॉर दिस जर्नी इन द मॉर्निंग, वहां पे भी हम इन लगा सकते हैं। अब जरा मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, काफी कवर करना है। प्लेस की तरफ, प्लेस की तरफ आते हैं। ओके, कंट्रीज, कंट्रीज जिस तरह मैंने एग्जांपल दी फ्रांस की, कि मैं आई वाज इन द फ्रांस। सिटीज, आई वाज इन पेरिस इन फ्रांस। और नेबरहुड, उसके नेबर में कोई सिटी है, जिस तरह मैनहट्टन है, आई वाज इन द नेबर, आई वाज इन मैनहट्टन, कर लीजिएगा इसको। इनक्लोज्ड स्पेस, आप कह लें इनक्लोज स्पेस, जैसे गाड़ी है, कार है, उसके अंदर आई वाज इन द कार, ठीक है। आप इनक्लोज स्पेस में भी लगा सकते हैं, प्लेस की एग्जांपल है, राइट, ये आप कर लीजिएगा। ओके, अच्छा इससे नीचे आ जाए, अब इससे नीचे है ऑन, ऑन लगेगा इससे नीचे। ऑन के अंदर ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, इन में जनरल रहते हैं, ऑन में स्पेसिफिक हो जाते हैं, और चीजें छोटी हो जाती हैं, ठीक है। कैसे, टाइम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। हॉलीडेज विद डे, अब वहां पे साल था, यहाँ पे डे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम डे से फिर टाइम पे आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कैसे, देखें, ईस्टरडे, ईस्टरडे जो है वो, आई विल नॉट डू एनी वर्क ऑन ईस्टरडे, ठीक है। ऑन ईद डे, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आई प्लान टू डू दिस ऑन मंडे, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। डेट्स, अप्रैल 3rd, ऑन अप्रैल 3rd आई विल बी इन कराची, राइट। स्पेसिफिक डेज, खास दिन हो गई, माई बर्थडे, ठीक है। आई फील प्लेजेंट ऑन माई बर्थडे, ठीक है। टाइम, टाइम पे भी हम लगा सकते हैं, कौन सा टाइम भाई, टाइम है वीकेंड का, अभी वो वाला स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वहां पे हम एट लगाएंगे, यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। द वीकेंड, आई एम फ्री ऑन वीकेंड, राइट। डे प्लस पार्ट ऑफ डे, अच्छा, डे के साथ भी और पार्ट ऑफ द डे भी। पार्ट ऑफ द डे क्या, संडे मॉर्निंग, वी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे मॉर्निंग, प्लान योरसेल्फ। अच्छा जी, आवर्स, जहां पर आवर्स आए वहां पर हम एट लगाएंगे, ठीक है। पहले सदियां थी, और उसके बाद दिन आए, अब जहाँ पे वक्त आएगा वहां पर हम एट लगाएंगे, ठीक है। कैसे, एट लगता है जहाँ पर वक्त आ जाए, वेरी स्पेसिफिक हो जाते हैं, चीजें नैरो होती जा रही हैं, एट में बहुत स्पेसिफिक, ठीक है। और स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी चीज के साथ हम एट लगाएंगे, आवर्स के साथ एट लगा रहे हैं, टाइम के हिसाब में 8 AM। आई वोक अप एट 5 AM, ठीक है जी। अ, ये लेक्चर अभी 2 बज रहे हैं, मेरे ख्याल 3 बज रहे हैं, 3 है 4 है, ओके। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आई वॉज डिलीवरिंग लेक्चर एट 3 o'clock, एट 3 AM। ये रात के 3 है, सुबह के 3 है, पार्ट्स ऑफ द डे, मिड नाइट, ठीक है जी। कैन यू कम टू मी एट मिड नाइट, ठीक है। टाइम, टाइम में आ जाए, टाइम में अगेन
द मोमेंट, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे इन सब एग्जांपल्स में हमने एट लगाया। हॉलीडेज विदाउट डे, ठीक है, ईस्टर। अब इसके साथ हमने हॉलीडे नहीं लगाना। आई विल बी वर्किंग, आई विल बी बिजी एट ईस्टर। ठीक है, अगर हॉलीडे लगाएंगे तो ऑन साथ आएगा, तो यहाँ पे या आई विल नॉट बी फ्री ऑन ईद। ठीक है, तो सॉरी, आई विल नॉट बी फ्री एट ईद। ठीक है, तो अगर हॉलीडे लगाता हूँ तो फिर आई विल नॉट बी फ्री ऑन ईद हॉलीडे, और आई विल नॉट बी फ्री ऑन एट ईद। ठीक है। अच्छा जी, ऑन में हमने प्लेस की एग्जांपल्स देख लें। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट है कोलंबस स्ट्रीट, आई विल बी ऑन कोलंबस स्ट्रीट एट 5 PM। ठीक है। एवेन्यूज, एवेन्यूज ये बाहर जो एड्रेस होते हैं वहाँ पे गलियों को एवेन्यूज कहते हैं। ठीक है, सड़कें होती हैं, रोड्स होते हैं, उन्हें एवेन्यूज कहते हैं। 7th एवेन्यू, आई विल बी ऑन 7th एवेन्यू at the on the time given by you। surfaces, सरफेस कहते हैं, सॉरी, ओके, अच्छा जी, ये हुआ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सरफेस जो है, अच्छा, सरफेस कोई भी सरफेस है, जिस तरह टेबल की है, फ्लोर है, रूफ है, जितने भी सर्विसेज हैं उन सब में ऑन लगता है। द जैन इज फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ। ठीक है, शी इज पोरिंग द वाटर ऑन द फ्लोर, ये भी हो सकता है। आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो सर्विसेज जहाँ पे भी हैं वहां पर हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं उनके अंदर हम ऑन लगाएंगे। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई एम ऑन द बस, और आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन जैसे रेडियो है, ही इज होस्टिंग ऑन द रेडियो। ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, ये भी है। फिर और जितनी भी चीजें हैं आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के जितने हैं। ही स्पीकिंग ऑन द टीवी, राइट। अच्छा जी, वेरी स्पेसिफिक, आ जाए इसमें, वेरी स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट एड्रेसेस। एड्रेस आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी। एड्रेस क्या है जी? 456 स्टेट स्ट्रीट, आई एम एट 456 स्टेट स्ट्रीट इन लंदन, राइट। सो स्पेसिफिक लोकेशंस, अच्छा, स्पेसिफिक लोकेशंस कौन सी हैं? द स्टेशन, आई एम एट द स्टेशन, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द लोकल बस स्टेशन, यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अब आपको समझ में आ गया, इन कहाँ लगना है, ऑन कहाँ लगना है, एट कहाँ लगना है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ लगनी है। आपको ये सारी चीजें समझ में, उम्मीद है, आ गई होंगी। लेकिन अभी कुछ चीजें रह गई, हमारा लंटर रहता है, वो मैंने आपको बताना है। लेक्चर काफी लंबा है, लेकिन इसमें हो गया, ये हमारी 4 दीवारें खड़ी हो गई। इन 4 दीवारों और इस बेस के ऊपर पूरी इंग्लिश खड़ी है। ठीक है, और ठहरे मैं आपको थोड़ा इसका वो बता दूं, फिर मैं आपको चलते हैं लेंटर की तरफ। इसमें है, फॉर कहाँ पे लगना है, फ्रॉम कहाँ पे लगना है, टुवर्ड्स कहाँ पे लगना है, बैकवर्ड कहाँ पे लगना है। पहले मैं आपको बता दूं टू और फॉर में क्या फर्क है। टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? टू, आप कहीं जा रहे हैं, टू का मतलब, लफ्जी मतलब होता है की तरफ। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। फर्क क्या है? फर्क ये है कि टू है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट स्कूल जा रहा हूँ,
टुवर्ड्स स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मैं उससे आगे भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ। कोई काम है तो बता दो, ऐसे ही होता है। तो ये है कि स्कूल से आगे भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ। टुवर्ड्स स्कूल सिमत को जाहिर करता है। टू स्कूल जा रहा हूँ, एग्जैक्ट स्कूल में जा रहा हूँ, तो मैं टू लगाऊंगा। ठीक है। स्कूल से वापस आ रहा हूँ तो सॉरी, स्कूल से वापस आ रहा हूँ तो स्कूल से वापस आने को कहेंगे आ, स्कूल से वापस आने को कहेंगे फ्रॉम, वहां पे हम फ्रॉम लगाएंगे। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। ठीक है। और फॉर, फॉर कहाँ पे लगता है? फॉर लगता है किसी मकसद के लिए। आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडीज। ठीक है। और बस ये छोटी छोटी प्रोपोजिशंस थी, ये तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। और ये हमारी चौथी दीवार भी खड़ी हो गई है। अब मैं आपको बताना था लास्ट, जो लेंटर डलना है, अब हमने लेंटर डालना है। इसके लिए ये मैं आपको वर्बली ही बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर में तो वो काफी लंबी चीज हो जाएगी एक, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारी चार दीवारें बेस ये हमारी बन गई। ऊपर हम एक लेंटर डालें, दो उसके ऊपर फिर दीवारें, फिर तीन, जितना भी हम डाल रहे हैं वो डालेंगे। लेकिन लेंटर में आपको पहले बता दूं। अब इसमें क्या है, हमने टेंसेस कर लिए। इससे आगे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? पहली चीज ये कि फ्रेजेस आती हैं। आप जितने भी लेक्चर्स देखते हैं, जितने भी ग्रुप पोस्ट देखते हैं, जितना भी देखते हैं, उनके अंदर फ्रेजेस हैं। और दूसरी चीज वर्ब है। ठीक है। फ्रेजेस और वर्ब से ये आपका लेंटर डलेगा। क्यों? फ्रेजेस, अब इफ कमांड है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट्स हैं, नो सुनर कमांड है, सॉरी नो सुनर फ्रेज है, टू का इस्तेमाल है। ये मैंने आपको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फ्रेज बताई है, जो इफ फ्रेज है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, उसका लेक्चर आप ले लीजिएगा। ठीक है। वो देख के आप वहां से आप इसका लेंटर डाल लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कुछ मुश्किल नहीं है, तो उसका लेक्चर भी देख लीजिएगा। नो सुनर कुछ मुश्किल नहीं है, देख लीजिएगा। ये छोटी छोटी, अब बाकी जितनी फ्रेजेस हैं वो, ये तो हो गया ना, मैंने आपको तीन फ्रेजेस बताई हैं। बाकी फ्रेजेस हम खुद बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के डू दैट, डू दिस, डू दैट। अब थ्रू की कितनी वो है? थ्रो, थ्रू, थारो। अब इसमें आपको एक पोस्ट नजर आ जाती है। फिर आप यानी कि इसमें आप जितनी चीजें करनी चाहें, वो आप उस हिसाब से अपनी मर्जी से आप चीजें कर सकते हैं। ये जहन की इख्तरा है, जिसकी बिना पे हम पोस्ट बनाते हैं, जो बनाते हैं। असल चीज वो है जो आपको इस लेक्चर में बता दी गई है। फ्रेजेस ये हैं, वो सारी की सारी कंसिस्ट करती हैं इन 12 टेंसेस पे। तो इफ कमांड है, उसका लेक्चर लाजमी आप ले लीजिएगा। आपको इफ कमांड आ गई, आपको किसी फ्रेज में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका लेक्चर है। आपको किसी फ्रेज में प्रॉब्लम, अगर आपको इफ फ्रेज आती है, ठीक है, तो जो रूल्स हैं वो फॉलो कर लीजिएगा साथ। और जो एक चीज मैंने कहा था, एक चीज मैं आपको बताऊंगा जिसकी बेस पे आपका ये सारी की सारी इंग्लिश खड़ी है ऑलमोस्ट। वो आप अपनी कम्युनिकेशन बयान कर सकते हैं। आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में आप कुछ अपना वक्त बयान करें, तो आप सिर्फ एक चीज ले लें। एक चीज कौन सी है? डेट इज वर्ब। ठीक है। जिस तरह अरबी में गर्दानें होती हैं ना, 12 उसमें वर्ड्स होते हैं अरबी के गर्दानों में। तो वो 12 चीजें, हर जो जो कोई भी लैंग्वेज हो ना, ये 12 उसकी पीक चीजें होती हैं। ये 12 टेंसेस जिस तरह इंग्लिश के पीक हैं, इसी तरह उर्दू के भी 12 चीजें हैं। और अरबी की 12 चीजें हैं। अरबी तो बहुत आसान इसलिए होगी कि उसके वो गर्दानें जिसे आती हैं उसे अरबी आती है, क्योंकि उसी के अंदर आ, वो क्या कहते हैं, वो सारी चीज होती है। तो वर्ब आप याद कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बेस के ऊपर आपकी सारी वोकेबलरी है, आपको सारी इंग्लिश है। आपको आगे आपकी जितनी वोकेबलरी बढ़ती है, वो सारी की सारी वोकेबलरी ले रहे हैं। जो से 10 वर्ब्स हैं, बेसिक वर्ब्स हैं, वो भी नीचे लिंक में दिए हुए हैं।
आप लिंक पे जाएँ, वो उन बेसिक वर्ब्स को याद करें डे बाय डे। जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो लोग रिटन, राइटिंग, लिसनिंग जो भी है अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिंक पे क्लिक करें। वहाँ पे बेसिक वर्ब्स भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे पैसिव वॉइस भी पड़े हुए हैं, इंडेफिनिट भी पड़े हुए हैं, फ्रेजेस भी पड़ी हुई हैं, बेसिक इंग्लिश भी पड़ी हुई है, एडवांस इंग्लिश भी पड़ी हुई है। तो आपको वहाँ पे साइट पे आपको सब कुछ मिलेगा। इसी तरह जानवरों की आवाज़ें या जो भी है, जितना भी आप कर लें, वो सब का सब वर्ब के ऊपर बेस करता है, वोकैबुलरी के ऊपर बेस करता है। सो वन थिंग, अपनी वोकैबुलरी को जितना इंक्रीज करें, ये बेस है, इसके ऊपर सारी वोकैबुलरी है, कुछ नहीं है। आपको ये 12 टेंसेस आ गए, पैसिव वॉइस आ गए, प्रेपोजिशन आ गई, आई हुई का जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेबल है वो आ गया, आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके ऊपर बस अब आपका वो सब का सब वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर यानी कि अब आप फिक्रे जितने मर्जी बना लें, जितने मर्जी वर्ब याद कर लें, जो कुछ करना है अब आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू मूव। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं बनाती, लेकिन फ्लुएंट जरूर कर देती है। एक्सरसाइजेज पड़ी हुई हैं, आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज आपने ये एक बार कर ली, ये आपको 12 टेंसेस नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। टेंस सुन के वैसे ही स्टूडेंट भाग जाता है। इस टेंस क्या चीज़ है, हवा है। वो फिर पकड़ के लाते हैं, फिर ग्राउंड में टाइम अपना स्पेंड करते हैं। जब एक टीचर, सॉरी टू से हमारा टीचिंग मेथड भी थोड़ा सा ऐसा है कि वो 2 माह में ये पहले 12 दिन लगते हैं, 12 टेंस पहचान, उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान बनाने का तरीका ये है। एक टेंस तो स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। और एक्सरसाइज करने के बाद अब इसको, इसका यूज़ क्या है, आपने इंग्लिश सीख ली, इसका यूज़ कहाँ है? तो डियर स्टूडेंट्स, यूज़ इसका फ्रीलांसिंग करें। आजकल फ्रीलांसिंग बहुत हो रही है। और फ्रीलांसिंग में सबसे जो सी मोस्ट डिमांडिंग जॉब है वो इंग्लिश की है। इंग्लिश राइटिंग, ऐसे कंटेंट राइटिंग, 3600 जॉब्स हैं जो आप फ्रीलांसिंग में जाके, इंग्लिश अगर आपको आती है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। नहीं मिलता है इंग्लिश का जो सा है ना राइटर, जो अच्छा राइटर है, तो वहाँ जाके वो फ्रीलांसिंग कर ले। बाकी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी आपने जो भी स्पीकिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। सो ये यूजेस हैं। सबसे बड़ी तो अर्निंग है, आप अर्निंग के लिए इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स इट टिल नाउ। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ख्याल है कि चीज़ें सारी क्लियर हैं आपको। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस और शेयर आपने लाजमी करना है। शेयर मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये वहीं यहीं का यहीं आप तक रह जाएगा, दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। शेयर लाजमी करें, क्योंकि इस लेक्चर पे मेहनत काफी हुई है, तो आपको शेयर करने में कोई मेहनत नहीं लगनी है। आपने ये 2-4 वो बटन वो दबाने हैं, एक शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद एक कॉन्टैक्ट, 2 कॉन्टैक्ट, तीसरा कॉन्टैक्ट, चौथा कॉन्टैक्ट। अगर सारों पे कर दें तो एहसानमंद होगा आपका। अगर लेकिन 2-3 पे तो लाजमी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।